नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपनी वर्ण विचार से संबंधित जो कक्षा थी वो पूरी हो चुकी थी। वर्ण विचार अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उसकी प्रश्न उत्तरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ण विचार किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं डाला जाता है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी सिलेबस में नहीं डाला जाता है, फिर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि संधि जो है, संधि वर्ण विचार के ऊपर आधारित है। क्योंकि संधि में नियम चलता है कि प्लस के बाद में सघोष वर्ण आए, अघोष वर्ण आए, दंतेश है, तालव्यश है। तो इस कारण से वर्ण विचार से संबंधित सिलेबस में बिना होते हुए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना मित्रों, जरूरी नहीं कि इस टॉपिक को सिलेबस में डाला ही जाए, बिना डाले हुए भी सिलेबस यानी इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। तो अपनी इससे संबंधित कक्षा पूरी हो चुकी थी और आज अपन इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। और ये जो सभी प्रश्न हैं, आज तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं उन एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्न है। तो देखो अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी और अपन लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है, ढ का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान पूछ रहा है और मैंने आपको जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान बताया था। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार 8 प्रकार बताए थे। उसमें एक तो कंठे आया था, 2 नंबर पे तालव्य, 3 नंबर पे मूर्धा, 4 नंबर पे दंते, 5 नंबर पे ओष्ठे, फिर दंतोष्ठे, कंठ तालव्य और उसके बाद में कंठोष्ठे। इस प्रकार से अपन ने 8 भेद किए थे। और अपन को पूछ रहा है कौन से वर्ण के संदर्भ में? अपन को पूछ रहा है ड वर्ण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में पूछ रहा है? ड वर्ण के संदर्भ में पूछ रहा है कि ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। सबसे पहले तो ये देखो मित्रों, ये ड वर्ण जो है वो कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में। किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। ट वर्ग जो है ये मूर्धा से उच्चारण होता है इसका। अपन ने लिखा था 1 नंबर पे कंठे, 2 नंबर पे तालव्य, 3 नंबर पे मूर्धा, 1 में 1 रखा था, 2 में 2 रखा था, 3 में 3 रखा था। याद करो जो वीडियो मैंने आपको उच्चारण स्थान से संबंधित जब पढ़ाया था उसमें क्या बताया था? यही बताया था कि पहले में पहला रख देना, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा और पांचवें में पांचवा वर्ग रख देना। बोलो कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा था? मूर्धा था। तो इसका मतलब ड का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा मित्रों? मूर्धा। तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? देखो आप खुद ये देखो कि यहां जो प्रश्न आ रहे हैं वो अपन ने जो कक्षाएं पहले पढ़ी हैं उन पढ़ी हुई कक्षा में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई अलग से प्रश्न नहीं आता है। यानी पीछे जो अपन ने अध्ययन कर लिया उसी में से प्रश्न आ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो देखो मित्रों, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था व्यंजन के जो प्रकार हैं और उसमें व्यंजन का जो पहला प्रकार अपन ने किया था किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार किया था उसमें अपन ने 6 प्रकार किए थे और उसमें पहला प्रकार अपन ने क्या लिया था? स्पर्श व्यंजन लिया था। याद करो पीछे वाले वीडियो में क्या बताया था? यही तो बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं, उसमें पहला कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन आता है। अब स्पर्श व्यंजन में अपन ने कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण है वो वर्ण शामिल किए थे। इसका मतलब पांचों वर्ग किस में आते हैं? स्पर्श में आते हैं। कै वर्ग आता है? 6 वर्ग आता है। ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है। 5 वर्ग आ रहे हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। वर्ग कुल कितने हैं? 5 है। कुल कितने हो गए? 25। 25 25। तो क्या आंसर हो गया मित्रों? ए आंसर हो गया। क्या हो गया? ए। यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण संख्या में कितने हैं? 25 है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर हैं। क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर पूछ रहा है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर। तो पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वर कितने होते हैं। बताओ कितने होते हैं स्वर? मैंने बताया है स्वर की संख्या कितनी है? 11 स्वर होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 स्वर। याद आया होगा आपको। तो कुल स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? संयुक्त स्वर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर पूछ रहा है। देखो संयुक्त का अर्थ क्या होता है?
संयुक्त का अर्थ होता है दो वर्ण, यानी दो स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण आपस में संयुक्त हो, आपस में संयुक्त हो या आपस में मिले, तो अपन ये भी कह सकते हैं दो स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से बनने वाले। अब ये जो मेल है वो क्या होना चाहिए? असमान स्वरों का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? असमान स्वर वर्णों का होना चाहिए। यानी स्वर, दो स्वर वर्ण आएंगे, दोनों स्वर वर्ण मिलेंगे और मिलकर जो नया स्वर वर्ण बनेगा वही संयुक्त होगा, लेकिन जो दो मिलने वाले स्वर वर्ण है वो क्या होने चाहिए? असमान होने चाहिए। यानी प्लस से पहले जो स्वर आ रहा है प्लस के बाद में उसी जाति का स्वर नहीं आना चाहिए, उससे भिन्न जाति का स्वर आना चाहिए। तो यहां देखो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ये चारों, इसमें जब अपन करेंगे तो देखो ये ए प्लस ए, दोनों तरफ क्या आ रहा है? सम्मान आ रहा है। ई में करेंगे तो ई प्लस ई, दोनों तरफ क्या आ रहा है? सम्मान आ रहा है। उ में करेंगे, दीर्घ उ में करेंगे तो उ प्लस उ, बोलो दोनों तरफ क्या आ रहा है? सम्मान आ रहा है। लेकिन ए में करोगे तो ए प्लस ई, बोलो अलग अलग आ रहा है दोनों तरफ। फिर आई में करेंगे तो ए प्लस ए, बोलो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है। ओ में करेंगे ए प्लस उ, दोनों तरफ अलग है। औ में करेंगे तो ए प्लस ओ, दोनों तरफ क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। देखो यहां अलग अलग है ना, ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? भिन्न, इसमें भी भिन्न है, इसमें भी भिन्न है और इसमें भी भिन्न है। और मैंने क्या कहा? संयुक्त स्वर के संदर्भ में दो स्वर वर्ण आपस में संयुक्त हो, अर्थात दो स्वर वर्णों के मेल से, लेकिन वो स्वर वर्ण कैसे होने चाहिए? असमान स्वर वर्ण होने चाहिए। तो असमान किस किस में आ रहे हैं? इन चार में आ रहे हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 4 हो गई। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 4, यानी स ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा इसका। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं? क्या पूछ रहा है? सवर्ण, और कोष्टक में दिया है इसने सजातीय। कोष्टक में क्या दिया है? सजातीय। देखो सवर्ण का अर्थ स प्लस वर्ण, और सजातीय का अर्थ करेंगे स प्लस जातीय। अब स का अर्थ क्या होता है? सम्मान, और यहां भी स का अर्थ क्या होगा? सम्मान, यानी सम्मान जाति के जो स्वर हैं वो सजातीय होते हैं। अब यहां देखो ए ई, बोलो सम्मान है क्या? नहीं, भिन्न भिन्न है। ओ औ दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। उ उ दोनों सम्मान आ रहे हैं। यहां देखो ए ई दोनों अलग अलग हैं, ओ औ दोनों अलग अलग हैं, ए आई दोनों अलग हैं, लेकिन उ दोनों क्या है? सम्मान है। तो यही इसका क्या हो जाएगा मित्रों? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों, इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। अब चारों कथनों को एक बार आप ध्यान से पढ़े। पहला कथन क्या दिया है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बताया गया आपको उच्चारण स्थान में रीटू रसाणाम, रीटू रसाणाम, री आता है, किस में आता है? मूर्धा में आता है। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। कथन सही है। प्रश्न में गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा कथन है, सही कथन नहीं पूछ रहा है। यह और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं। बिल्कुल आपको बताया गया है। एक तो होता है यह, वह, ल, वह, चारों अंतस्थ हैं, लेकिन यह है, यह भी अर्धस्वर है, और जो वह है यह भी अर्धस्वर है। र को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। ल को क्या कहते हैं? पार्श्व या पार्श्विक। बाकायदा आपको बताया हुआ है। तो देखो यह और वह को क्या कहा गया? अर्धस्वर। और यही यहां दे रहा है, यह और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं। इसका मतलब कथन क्या है? सही है। प्रश्न में गलत पूछ रहा है।
तीसरा देखो, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। याद करो मैंने स्वर की परिभाषा क्या बताई थी, स्वर की परिभाषा मैंने बताई थी, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये अपने उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तभी तो स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये अपने उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता लेते हैं। कै वर्ण है, कै ए की सहायता से बोला जा रहा है, लेकिन ए जो है ये किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहा है। तो यही कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। चौथा कथन देखो, इसका मतलब ये कथन भी सही है, प्रश्न में गलत पूछ रहा है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। नहीं जी, ये केवल स्वर में ही होता है, स्वर में ही ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, बाकी व्यंजन में यानी उच्चारण में कहीं भी स्वरों से दुगना समय नहीं लगता है। तो यही कथन क्या हो गया, गलत हो गया, और यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। और प्रश्न में गलत ही पूछ रहा था, ये तीनों सही है और ये कथन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, हिंदी भाषा की लिपि है, सब जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। कौन सी लिपि से निकल कर आई है, ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है। बाकायदा आपको पिछली कक्षाओं में यह बताया गया था कि देवनागरी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि होती है। देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अगला देखें, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन सी प्राचीन लिपि से हुआ है। वही प्रश्न आगे कि देवनागरी लिपि का उद्भव कौन सी प्राचीन लिपि से हुआ है। अभी बताया मैंने और पीछे भी बताया था, कौन सी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी देवनागरी लिपि का उद्भव कौन सी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। देखो, जब भी वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए तो मैंने आपको दो संख्याएं बताई थी, एक तो संख्या 44 बताई थी और एक संख्या 52 बताई थी, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं बताई थी। अब यहां ऑप्शन में तो एक ही संख्या आ रही है, दूसरी संख्या ही नहीं आ रही है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 52, क्योंकि दो संख्या मैंने बताई है, 52 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, 44 मैंने बताया था वो ऑप्शन में है। इसका मतलब यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। इनके संदर्भ में मैंने क्या बताया था कि ये तो हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण है, और जो 52 है ये प्रचलित वर्ण है। ये क्या है, प्रचलित वर्ण है। इनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको देवनागरी लिपि में स्थान नहीं दिया गया। तो क्या हो गया इसका उत्तर, 44। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, लिखित रूप में हिंदी भाषा है। अभी मैंने बताया था ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और देवनागरी लिपि जो है वो एक अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक। पिछले जो वीडियो हैं उनमें भी देख लेना, जो कक्षा है उनमें भी देख लेना, मैंने बाकायदा ये बताया है आपको कि देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक है। तो इसका मतलब हिंदी भाषा भी क्या है, अक्षरात्मक ही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, स उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, ई स्वर के संबंध में सही कथन है। अब सही कथन, ज्यादातर आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना, आपको सीधा नहीं दे देगा ऐसे कि ई स्वर है, ऑप्शन में दे दिया मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ऐसे सीधा नहीं पूछेगा। अब जब तक आपको ये चारों कथन नहीं आते तब तक आपका प्रश्न सही नहीं होगा। तो पहले देखो, एक ही प्रश्न में आपको मूल स्वर की जानकारी होनी चाहिए, इज्जत संवर्त स्वर की जानकारी होनी चाहिए, दीर्घ स्वर की जानकारी होनी चाहिए, अवर्ताकार की जानकारी होनी चाहिए, और इसके अलावा पश्च भाग वाले जो स्वर है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक ही प्रश्न में कितने प्रकार आ गए, यानी पूरे के पूरे जो स्वर वर्ण है, पूरे के पूरे स्वर वर्ण आ गए। अगर आप इस प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको स्वर के संदर्भ में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां देखो क्या पूछ रहा है, दीर्घ के संदर्भ में पूछ रहा है। यहां देखो, पहला मूल स्वर, मूल स्वर मैंने आपको संख्या में 4 बताए थे मित्रों, और 4, एक तो ए बताया था, एक ई, एक उ और एक री। अब यहां देखो दीर्घ के संदर्भ में पूछ रहा है, जबकि मूल स्वर में ऋस्व री आता है, दीर्घ री नहीं आता है। तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दीर्घ ई मूल स्वर नहीं होता है, और प्रश्न में सही कथन पूछ रहा है मित्रों। दूसरा देखें, संवर्त दीर्घ स्वर अवर्ताकार। अब देखो, दीर्घ
दीर्घ में कौन कौन से रखे गए थे? दीर्घ में अपन ने रखे थे दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ ई को अपन ने दीर्घ में रखा था, बड़ी ई को यानी दीर्घ में रखा था, दीर्घ आ रहा है। अवर्ताकार, अब देखो दो होते हैं, एक तो वर्ताकार, बाकायदा आपको ये बताए हुए हैं मित्रों मेरे, और एक अवर्ताकार। वर्ताकार जिनमें होठों की आकृति वर्त के समान हो जाए, अवर्ताकार जिनमें होठों की आकृति वर्त के समान नहीं हो। तो उ, ओ, औ, ये चार तो हैं वर्ताकार, और बाकी जो बच गए वो क्या हैं? अवर्ताकार। ई, दीर्घ ई, ए, आ, ए, आई, री, ये क्या है? अवर्ताकार। बोलो दीर्घ ई क्या है? अवर्ताकार। अवर्ताकार भी आ रहा है, दीर्घ भी आ रहा है। अब बात आती है संवर्त। संवर्त में मित्रों मैंने आपको बताया था कि संवर्त स्वर जो है इनमें एक तो ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और री, ये चार आते हैं। बोलो यहां आ रहा है दीर्घ ई, इसका मतलब यही उत्तर होगा अपना। संवर्त भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है और अवर्ताकार भी होता है। यही क्या हो गया मित्रों? उत्तर हो गया। स ऑप्शन को भी देखे, देखो संवर्त सही है, अवर्ताकार सही है, लेकिन पश्च भाग से इनका उच्चारण नहीं होता है। विवर्त, विवर्त नहीं है, ये दोनों तो सही है लेकिन विवर्त नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ पूछ रहा है, अभी भी मैंने लिखा था और पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि अंतस्थ चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार। एक तो य, र, ल, व, ये चार क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? अंतस्थ। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में अंतस्थ वर्णी पूछ रहा है। देख लो ये र, इसमें से आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर यही होगा। अंतस्थ पूछ रहा है, ये र क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। जबकि ये तो क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं। और यहां तो फिर अलग अलग दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, किस वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है? किस वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है? य, र, ल, व, यही तो थे। र को अपन ने लुंठित किया था या प्रकंपित किया था? याद आ रहा है कुछ? र को क्या किया था? लुंठित या प्रकंपित? बोलो क्या प्रश्न में पूछ रहा है? लुंठित पूछ रहा है। मैंने बताया बाकायदा आपको, लुंठित ही पूछ रहा है ना। कौन सा वर्ण है? र वर्ण है। कौन से ऑप्शन में है? र, ए ऑप्शन में है। तो यही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। जबकि ल तो क्या होता है? ल पार्श्व होता है मित्रों, या पार्श्विक होता है। यह क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। और ड क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है मित्रों। और प्रश्न में लुंठित पूछ रहा है, र इसका उत्तर हो गया। ए ऑप्शन इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगला देखें मित्रों, ढह वर्णों को किस वर्ग में रखा जाता है? बात अभी आ गई। देखो जो ये बिंदु थी, हिंदी भाषा में मैंने आपको इसको इस प्रकार से चार तरीके से समझाया था। चार तरीके से समझाया था और मैंने कहा था ये तो है अनुस्वार, ये है यानी पंचमाक्षर, ये है उत्क्षिप्त चिन्ह या द्विगुणी चिन्ह, और ये है नुक्ता। अब देखो नीचे आ रही है, ये वाला दिया हुआ है अपन को, क्या होता है? उत्क्षिप्त चिन्ह होता है। इसका मतलब ये क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण है। क्या है? उत्क्षिप्त वर्ण है। देख लो नीचे यदि बिंदु आएगी तो वो उत्क्षिप्त चिन्ह होता है, और ये बनने वाले वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, या द्विगुणी, या क्या कहलाते हैं? द्विगुणी, या क्या कहलाते हैं? ताड़नजात, या क्या कहलाते हैं? ताड़नजात। तो क्या ऑप्शन में द्विगुणी नहीं दिया हुआ है, ताड़नजात भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? उत्क्षिप्त दिया हुआ है। तो सही इसका क्या हो गया मित्रों? उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कौन से वर्णों को ताड़नजात वर्ण कहा जाता है? अभी बताया है। कौन से को कहा जाता है? ब वाले। ढ को क्या कहा जाता है? ताड़नजात। जब
ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे यदि उच्छिष्ट चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा, जब ट वर्ग के, क्या बोल रहा हूं मैं, ट वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के नीचे उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे मित्रों, वो ताड़न जात कहलाएंगे। बताया है बाकायदा आपको, तो यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, तीनों से के संबंध में सही कथन है, तीनों से के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। अब यहां देखो उष्म वर्ण जी, उष्म कौन कौन से होते हैं, यानी उष्म कौन कौन से होते हैं। उष्म में देखो तीनों तो से आते हैं और है आता है। फिर देखो अघोष वर्ण, अब देखो अघोष में कौन कौन से आते हैं, अघोष में पहला दूसरा और इसके बाद में तीनों से क्या होते हैं, अघोष होते हैं, जबकि है क्या होता है, सघोष होता है। महाप्राण में देखो कौन कौन से आते हैं, बताया है आपको, दूसरा और चौथा, और इसके अलावा दूसरा चौथा, इसके अलावा तीनों से महाप्राण में और है ये। अब यहां देखो उष्म वर्ण में भी आते हैं, फिर अघोष वर्ण में भी आते हैं से, महाप्राण वर्ण में भी आते हैं। और सही कथन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही कथन। दूसरे ऑप्शन में देखो संघर्षी, जी नहीं, ये नहीं होता है, संघर्षी नहीं होता है, सघोष भी नहीं होता है, हाँ महाप्राण जरूर होता है। उष्म होता है लेकिन स्पर्शी नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ। अल्प प्राण, जबकि अल्प प्राण नहीं होता है, महाप्राण होता है। संयुक्त वर्ण, जी नहीं, संयुक्त नहीं होता है। संघर्षी भी नहीं होता है। महाप्राण होता है। तो यहाँ ये जो तीनों दिए हुए हैं, ये तीनों क्या है, सही हैं। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, संयुक्त वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है पूछ रहा है मित्रों, गलत। देखो 6 जो है इसके जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं क प्लस है। 3 जो है इसके टुकड़े होते हैं त प्लस र। ज जो है या झ जो है इसके टुकड़े होते हैं ज प्लस य। और स्र के टुकड़े जो होते हैं वो होते हैं मित्रों स प्लस र। अब देख लो कौन से में अशुद्ध लिखा हुआ है, देखो क प्लस है शुद्ध लिखा हुआ है, त प्लस र शुद्ध लिखा हुआ है, ग प्लस है, यहां मैंने क्या लिखा है, ज प्लस ये लिखा है, और यहाँ ग और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही गलत है। और यही क्या हो गया उत्तर, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत ही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। स ऑप्शन इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अल्प प्राण वर्ण होते हैं, क्या पूछ रहा है, अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। अब आपको अल्प प्राण वर्ण आने चाहिए कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। याद करो मैंने अल्प प्राण वर्ण के संबंध में क्या बताया था आपको, अल्प प्लस प्राण, अल्प यानी कम, प्राण यानी प्राणवायु, श्वास की मात्रा, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन कौन से शामिल किए थे, पहला, तीसरा, पांचवा, सात, तीनों उस और है, यानी उष्म वर्णों को शामिल किया था, उष्म व्यंजन वर्णों को शामिल किया था। और प्रश्न में अल्प प्राण वर्ण होते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ही क्या होता है, अल्प प्राण होता है मित्रों। यही बताया था आपको। इसमें देखो अंतस्थ और उष्म नहीं होता है, वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं जी, वर्ग का दूसरा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा दे रखा है, जबकि पहला, तीसरा, पांचवा आता है, पहला, तीसरा, पांचवा, तो कौन से होते हैं, ए ऑप्शन वाले होंगे, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सभी स्वर वर्ण होते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको जब सघोष अघोष बताया था वहां भी प्रश्न मैंने लिखा था ये कि समस्त स्वर होते हैं। इसकी चर्चा मैंने कक्षा में भी की थी आपके सामने। क्यों की थी, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं। तो मित्रों इसमें क्या होता है कि
अल्प प्राण में भी स्वर को शामिल कर लेते हैं कुछ विद्वान, और कुछ विद्वान सघोष में भी शामिल कर लेते हैं। देखो अल्प प्राण, और मैंने बाकायदा आपको कहा था अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आएगा, साथ साथ तीनों से, यानी उसमें वर्ण, व्यंजन वर्ण आएंगे, इनके अलावा नहीं आएंगे। अल्प प्राण में स्वर शामिल नहीं होते हैं अल्प प्राण में, जबकि बहुत सारे विद्वान इसमें प्लस लगाकर स्वर को भी शामिल कर देते हैं, 11 स्वर भी शामिल कर देते हैं। नहीं जी, 11 स्वर यहां शामिल नहीं होते हैं। फिर सघोष के संदर्भ में क्या बताया था? सघोष या घोष वर्णों के संदर्भ में क्या बताया था? मैंने बताया था वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, है और प्लस स्वर, यानी स्वर सघोष में शामिल होंगे, अल्प प्राण में कभी भी शामिल नहीं होंगे। और ये जो प्रश्न है आपका वरिष्ठ अध्यापक हिंदी 2010 में पूछा गया है, ध्यान रखें मित्रों, स्वर क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं, अल्प प्राण कभी भी नहीं होंगे मित्रों, ध्यान रखना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? घोष वर्ण होते हैं या सघोष वर्ण होते हैं? क्या होते हैं सभी स्वर? घोष या सघोष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, काकल्य या स्वर तंत्रीय वर्ण कहा जाता है। पूछ रहा है काकल्य या स्वर तंत्रीय, याद करो कहां बताया था मैंने, याद करो कहां बताया था। जब मैंने उच्चारण स्थान आपको बताया था तो वहां पहला उच्चारण स्थान कंठे लिखा था, और वहां लिखा था अपूर्व विसर्जनीय नाम है कंठे। तो वहां जो कै वर्ण, कै वर्ग पूरा ए आ था, इसके साथ साथ विसर्ग थी और है वर्ण था। मैंने लिखा था अकु है विसर्जनिया नाम कंठे, अपन ने लिया था ए आ, अपन ने लिया था कै वर्ग, अपन ने लिया था है वर्ण, अपन ने लिया था विसर्ग, और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि है और विसर्ग को क्या कहा जाता है मित्रों? काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य या स्वर तंत्रीय वर्ण कहा जाता है। तो के कौन कौन से रखे जाते हैं? है और विसर्ग रखा जाता है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है और विसर्ग? है और विसर्ग, ये रहा मित्रों स ऑप्शन में। तो क्या हो गया इसका उत्तर? है और विसर्ग, यानी स ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, किसी व्यक्ति के सामने के दांत टूट जाए तो किन वर्णों के उच्चारण में कठिनता होती है? देखो उच्चारण स्थान में हमेशा ध्यान रखना, अगर कंठ में दिक्कत होगी तो कंठे वर्णों का उच्चारण नहीं होगा, तालवे में दिक्कत होगी, तालु में दिक्कत होगी तो तालवे वर्णों का उच्चारण नहीं होगा, यदि मूर्धा में दिक्कत है तो मूर्धा वर्णों का उच्चारण नहीं होगा, यदि दांत में दिक्कत है तो दंते वर्णों का उच्चारण नहीं होगा, यदि होठों में दिक्कत है तो ओष्ठ्य वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। यहां एक प्रश्न और पूछा गया है, ये तो दांत से संबंधित है। वो प्रश्न क्या पूछा गया था? यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण नहीं होगा? यानी वो होठ से संबंधित था तो वो ओष्ठ्य आ जाएगा, और ये किससे संबंधित है? दांत से संबंधित है, तो दंते वर्णों का उच्चारण नहीं होगा मित्रों। कौन से वर्णों का नहीं होगा? दंते वर्णों का नहीं होगा। अब यहां देख लो दंते वर्ण कौन कौन से हैं। दंते में कौन सा आता है? दंते में तय वर्ग आता है मित्रों। दंते में कौन सा आता है? तय वर्ग आता है। तो देखो तय वर्ग तय, थ, द, प, फ, ब, य, र, ल, क, ख, ग, ये तो कंठे होता है, ये अंतस्थ होता है, ये ओष्ठ्य होता है, और यही क्या होते हैं? दंते होते हैं। तो दांत टूट जाएगा तो कौन से का नहीं होगा? दंते का नहीं होगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया मित्रों? ए ऑप्शन सही हो गया। इसी के समानार्थी एक और प्रश्न पूछा हुआ है, होठ वाला प्रश्न। जैसे मैं अभी पूछूंगी, यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण नहीं होगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है ब, दूसरा ऑप्शन है क, तीसरा ऑप्शन है छ, और चौथा जो ऑप्शन है वह है तय। कौन सा उत्तर होगा बताओ? यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला होठ पूरी तरह से काट दिया जाए, होठ में विकार आ रहे हैं ना, यहां किस में विकार था? दांत में। मैंने कहा
जो उच्चारण स्थान है, जिस उच्चारण स्थान में विकार होगा उसी का उच्चारण नहीं होगा। यदि कंठ में विकार है तो कंठे का नहीं होगा। यहां होठ से संबंधित पूछ रहा है, इसका मतलब औष्ठ्य वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। और औष्ठ्य वर्ण कौन सा है मित्रों? ब वर्ण है, इसी का क्या नहीं होगा? उच्चारण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण वत्सरीय वर्ण हैं? ये मैंने आपको सरल जन एक लाइन बताए, दो शब्द बताए थे, सरल जन। यही पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं मित्रों? वत्सरीय वर्ण कहलाते हैं। स र ल ज न, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सरल जन। तो देखो स र ल ज न इसी में आ रहे हैं, बाकी तो किसी में नहीं आ रहा है। तो यही क्या हो गया मित्रों? इसका उत्तर हो गया। प्रत्येक यहां जो भी प्रश्न आ रहा है सभी बातें आपको बताई हुई है मित्रों। मेरी जो पीछे वाली कक्षाएं हैं वर्ण विचार से संबंधित, उन कक्षाओं में बताया हुआ है मेरे। और ये जो सभी प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पिछली जो एग्जाम है उन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, और आप इनका उत्तर आसानी से दे रहे हैं यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो। देखो, वकार का उच्चारण स्थान, वकार का मतलब वह वर्ण का उच्चारण स्थान। वह वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ क्या होगा? वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या बताया था मैंने? वह ने लिखा था दंतोष्ठ, यह र ल एक छोड़ा था ऊपर से, यह र ल को अपन ने लगातार उतार दिया था और वह को अलग से रख दिया था दंतोष्ठ। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है दंतोष्ठ? देख लो, वह ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो दंतोष्ठ इसका क्या हो गया? उच्चारण स्थान हो गया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, किन वर्णों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में नहीं होता था? किन वर्णों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में नहीं होता था? मित्रों, अपभ्रंश भाषा में जो स्वर प्रचलन में थे उन स्वरों में ए और आई और ओ, ये जो दो स्वर हैं इनका यानी उस समय प्रयोग नहीं होता था। तो क्या उत्तर हो गया? स ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? नासिक्य पूछ रहा है मित्रों। देखो, नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? नासिक्य वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य होता है। वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो नासिक्य वर्ण कुल कितने होंगे मित्रों? 5 होंगे। कुल नासिक्य वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5। कौन कौन से होंगे? क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण, त वर्ग का पंचम वर्ण और प वर्ग का पंचम वर्ण। ये पांचों क्या है मित्रों? नासिक्य। मैंने क्या लिखा? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ये भी 5 नंबर पे, ये यानी ये 5 जो मैंने लिखे हैं ये पांचों 5 नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? कौन सा है? देखो, ए ऑप्शन वाला है ना, तो यही इसका क्या हो गया मित्रों? उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से ग वर्ण का सही वर्गीकरण है? ग वर्ण का सही वर्गीकरण पूछ रहा है। अब ये जब तक आपको कंठे, देखो आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मित्रों, ये ध्यान रखना। बार बार कह रहा हूं, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। ग वर्ण है, कंठे, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ्य, ऐसे सीधा नहीं पूछेगा। इसमें तो एक ही आपका यानी एक बिंदु ही क्लियर हो रहा है, उच्चारण स्थान ही क्लियर हो रहा है। आजकल प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि वो जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उस पूरे टॉपिक को यानी समावेश होना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में लगभग व्यंजन वर्ण का संपूर्ण जो व्यंजन वर्ण संपूर्ण है, उस संपूर्ण व्यंजन वर्ण को शामिल कर लिया गया। एक ही प्रश्न में पूरे के पूरे टॉपिक को शामिल कर लिया जाता है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो उत्तर क्या होगा? ग वर्ण के संदर्भ में पूछ रहा है। ग वर्ण 1 नंबर पहले वर्ग में आता है, इसका मतलब क्या है? कंठे। क्या है? कंठे। कंठे है मित्रों जी। फिर पूछ रहा है स्पर्श। मित्रों, अपन ने कैसे लेकर मैं तक पांचों वर्गों को स्पर्श में रखा था, तो क वर्ग में आता है, इसका मतलब स्पर्श भी है। फिर है सघोष। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा लिया था, तो ग 3 नंबर पे आता है, सघोष भी है। फिर महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा किया था मित्रों, दूसरा और चौथा, जबकि ग कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ये महाप्राण नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया।
फिर दूसरा ऑप्शन देखो, कंठे सही है, स्पर्श सही है, सगोष सही है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में क्या आता है? पहला, तीसरा, पांचवा आता है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। और गै कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब अल्प प्राण है और यही ऑप्शन आपका क्या होगा मित्रों? सही होगा। आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लें। कंठे होता है, स्पर्श होता है, अघोष नहीं होता है, सघोष होता है। अल्प प्राण होता है लेकिन इसमें अघोष दे दिया। फिर देखो, कंठे होता है, स्पर्श होता है, अघोष होता है, लेकिन महाप्राण नहीं होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो क्या उत्तर हो गया मित्रों? वह उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखें मित्रों, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है, कथन सही, गलत नहीं पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। कथनों को पढ़ो। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। जी, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से उ ऊ ओष्ठे माने गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से उ ऊ ओष्ठे ही माने गए हैं। अरे ऊ का उच्चारण होठों से तो होता है, तो यही कथन क्या हो गया मित्रों? सही हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। फिर भी इस ऑप्शन को देखो एक बार। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। मैंने बताया था अल्प प्राण महाप्राण में स्वरों को शामिल नहीं किया जाता है, केवल सघोष में स्वरों को शामिल किया जाता है। तो महाप्राण नहीं होते हैं, स्वर महाप्राण नहीं होते हैं। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। अरे विसर्ग की गणना नासिक के में होती है क्या? अभी मैंने नासिक के वर्ण लिखे थे, कितने लिखे थे? 5 लिखे थे। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, तो 5 ही होते हैं। यहाँ तो इसमें यानी जो विसर्ग है, इस विसर्ग को भी किस में बना दिया? नासिक के में बना दिया, जबकि नासिक के तो 5 ही होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। पहला भी गलत है, एक ही सही है। कौन सा? वह ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद सीधा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अपन ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो देखो, वर्ण विच्छेद पूछ रहा है, कौन से शब्द का? प्यास शब्द का पूछ रहा है। तो देखो, पहले से ही आधा है, पै में कोई स्वर नहीं है, तो आधा हलंत अपन ने भी लगा दी। हलंत का मतलब क्या होता है? व्यंजन में से स्वर बाहर निकल गया। अब पै के नीचे हलंत लगा दी, इसका मतलब इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है। प्लस देखो, यह है, यह में क्या स्वर है? आ स्वर है। आ को बाहर निकालेंगे, यह के नीचे हलंत लगाएंगे। फिर देखो, स के नीचे हलंत लगाएंगे, इसको आधा बनाएंगे, किसको बाहर निकालेंगे? ए को बाहर निकालेंगे। और यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों। देख लो कौन से ऑप्शन में है? पै आधा ए। इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि पै के बाद में क्या आ रहा है? ये पै, ये आ, स, ए। यही इसका क्या होगा मित्रों? उत्तर होगा। ब इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तीसरे ऑप्शन में देखो, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ए दे दिया, जबकि यहां क्या आ रहा है? आ। ये गलत है। पै, ये, ए, स, आ आना चाहिए था ना, ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? ब होगा। अगला प्रश्न देखो मित्रों, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? अब देखो, द्वित्व, द्वित्व क्या होता है? द्वि यानी दो, प्लस त्व यानी तत्व, तव यानी तत्व। तव का अर्थ क्या लिया जाएगा? तत्व लिया जाएगा। अब यहां देखो, हमेशा ध्यान रखना, दो वर्ण होंगे। क्या होंगे? दो वर्ण। दोनों क्या होंगे? समान। दो वर्ण होंगे, दोनों क्या होंगे? समान। पहला आधा, पहला तो क्या होगा? आधा, और दूसरा जो है वो क्या होगा? पूरा। ऐसा जिसमें भी लिखा हुआ है वही। अब इसको समझे, दो वर्ण, द्वि यानी दो, दो त्व यानी तत्व यानी वर्ण, दो वर्ण आने चाहिए। अब यहां देखो, दो वर्ण इसमें भी आ रहे हैं, 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 चारों ऑप्शनों में आ रहे हैं दो वर्ण लगातार। अब सम्मान क्या आने चाहिए? सम्मान आने चाहिए, और सम्मान में भी पहला आधा और दूसरा क्या आना चाहिए? पूरा। देखो, सच्चा जो शब्द है, दो वर्ण आ रहे हैं,
लगातार। सम्मान है, ये भी च है, आगे वाला भी च है। मैंने क्या लिखा है, सम्मान हो, दो वर्ण होने चाहिए, सम्मान होने चाहिए। पहला आधा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पूरा। बोलो च आधा है और दूसरा च क्या है, पूरा है। कुत्ता, ये जो कुत्ता शब्द है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो बोलो तय, सम्मान वर्ण आ रहा है, पहला आधा है, दूसरा क्या है, पूरा है। वल्गा, इसमें देखो दो वर्ण तो आ रहे हैं, पहला आधा भी है, दूसरा पूरा भी है, लेकिन दोनों क्या नहीं है, सम्मान नहीं है। क्या नहीं है मित्रों, सम्मान नहीं है। इसका मतलब इसी में द्वित्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि बग्गा में देखोगे तो मित्रों देखो दो वर्ण आ रहे हैं, दोनों सम्मान है, पहला आधा है और दूसरा क्या है, पूरा आ रहा है। कौन से में नहीं आ रहा है, वल्गा में नहीं आ रहा है, और वल्गा ही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया मित्रों। अगला देखें मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है पूछ रहा है। ये देखो क्या पूछ रहा है, गलत है, सही नहीं है पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो देखो द, तीनों के संदर्भ में देखो द क्या दिया है, सघोष, क्या दिया है, सघोष। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। कितने नंबर पे आता है ये धनुष वाला द, कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। इसका मतलब ये क्या होगा, सघोष होगा। ठीक है, फिर देखो महाप्राण, क्या दिया है, महाप्राण जी। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, देखो एक बार तीनों को, चारों को लिख दूं। अल्प प्राण में तो आता है पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में आता है, देखो मित्रों बार बार वही अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, कंठे, तालव्य, मूर्धा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। बस ये है कि एक ही प्रश्न में अनेक कथन दे दिए जाते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा, सघोष, सघोष में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष में पहला, दूसरा, अघोष में पहला, दूसरा। जबकि दैवरण कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। देखो 4 नंबर महाप्राण में आ रहा है और 4 नंबर सघोष में आ रहा है। इसका मतलब महाप्राण भी है, सघोष भी है। ऑप्शन में देखो महाप्राण, सघोष दोनों हो गए दंते, तैवर्ग है, इसका मतलब दंते होता है। इसका मतलब ये कथन तो क्या है, सही है। कथन क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ये तो सही है। दूसरा कथन देखो, ब सघोष, क्या पूछ रहा है, ब, और ब के संदर्भ में पहला इसने दिया सघोष। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ब कितने नंबर पे आता है। जब अपन प लिखते हैं, फ, ब, भ, म, ये आता है, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। अब यहां देखो ब सघोष, सघोष में देखो कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब सघोष होगा। फिर देखो ओष्टे, सीधी सी बात है, पैवर्ग ओष्टे होता है, ओष्टे। फिर देखो क्या दिया हुआ है, महाप्राण, क्या दिया हुआ है, महाप्राण। महाप्राण में देखो क्या आता है, दूसरा और चौथा आता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा। ब कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, जबकि 4 नंबर पे तो भगवान वाला ब आता है। इसका मतलब ये महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। और ऑप्शन में गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ये ब क्या होता है मित्रों, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो यही इसका क्या हो गया मित्रों, उत्तर हो गया। फिर भी देखो सही ऑप्शन को और देख लेते हैं। च अघोष, देखो अघोष, च अघोष में कौन कौन से आते हैं, देखो अघोष में पहला और दूसरा। इसका मतलब च 1 नंबर पे आता है, अघोष है। ठीक है, फिर देखो तालव्य, तालव्य 2 नंबर वाला आता है, तालव्य, चैवर्ग तालव्य होता है। फिर देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण पहला, यहां देखो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आ रहा है। इसका मतलब ये अल्प प्राण भी है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। ये कथन क्या है, सही है। फिर देखो ख, ख के संदर्भ में क्या पूछा इसने, कंठे, बिल्कुल कंठे होता है, पहला वर्ग पूरा का पूरा कंठे होता है। महाप्राण, ख कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। महाप्राण में दूसरा आता है, इसका मतलब महाप्राण भी है, इसका मतलब महाप्राण भी है। अघोष, अघोष में देखो कौन कौन सा, पहला, दूसरा, 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर पे आता है। इसका मतलब अघोष भी है।
तो एक ही कथन गलत था, कौन सा? ब वाला गलत था, क्योंकि यहां महाप्राण की जगह क्या आएगा मित्रों? अल्प प्राण आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, स्वर रहित रह का प्रयोग हुआ है। क्या पूछ रहा है प्रश्न में? स्वर रहित रह का। मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित भी यानी वर्ण विचार से संबंधित जो कक्षा थी उसमें बताया था कि हलंत रह या स्वर रहित रह का प्रयोग केवल एक ही स्थिति में होता है, बाकी किसी स्थिति में नहीं होता है मित्रों। कौन सी स्थिति में? हमेशा ध्यान रखना, जब रह इस प्रकार से लगा हुआ आ जाए तभी रह हलंत वाला होगा, स्वर रहित होगा, अन्यथा कभी भी रह जो होगा वो स्वर रहित नहीं होगा, स्वर सहित होगा। एक ही स्थिति होगी, चाहे कैसा भी प्रश्न दे दे, स्वर रहित में केवल ऊपर रह आता है, बाकी और कहीं रह नहीं आता है। चारों ऑप्शन है, देख लो कौन से में ऊपर रह आ रहा है। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। पुनर्निर्माण इसमें आ रहा है, ऊपर है। त्राटक में भी नहीं है, शत्रु में भी नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया मित्रों? उत्तर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो गया? ब ऑप्शन उत्तर हो गया। तो मित्रों ये थी आज की अपनी प्रश्नोत्तरी वर्ण विचार से संबंधित। आपने देखा होगा जो वर्ण विचार से संबंधित अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा, वही प्रश्न यहाँ आए और वही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और आपने इनका उत्तर आसानी से दिया। आपने इनका उत्तर क्या किया? आसानी से दिया। अब यदि मित्रों आपको इनसे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करनी है तो वो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये संपूर्ण पीडीएफ के रूप में आपको वहां उपलब्ध होगा। तो मित्रों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।